नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष कुमार वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले हर एक पार्टी अपने आप को साबित करने में लगी है। यही वजह है कि जनता के आम मुद्दे धूमिल से हो गए और चुनाव को जाति और धर्म की ओर मोड़ दिया गया है, जिसकी एक बानगी तब देखने को मिली जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में जाति आधारित जनगणना और राज्य में जाति सर्वे की मांग करते हुए वो दिखे। वह जातीय जनगणना को लेकर एनडीए में भी दो फाड़ है। ये रिपोर्ट देखिए। जातीय जनगणना को लेकर देश में छिड़ी नई बहस। 24 के चुनाव में जातीय जनगणना को मुद्दा बनाने में जुटी विपक्ष। कांग्रेस ने तैयार किया जातीय जनगणना का नया पिच। अपने जीते हुए राज्यों में कांग्रेस ने किया दावा, कराया जाएगा जातीय जनगणना। एनडीए समर्थक भी उठा रहे जातीय जनगणना की मांग। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में मुद्दों पर नहीं बल्कि जातीय जनगणना पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस एक नया पिच तैयार करने में लगी है, जिस पर इंडी गठबंधन गेम खेलना चाहती है और गेम ऐसा कि जीत उसी को मिले। खासकर जब से बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आई, तब से तो मानो इंडी गठबंधन को एक नई संजीवनी मिल गई है। यही वजह है कि हर एक मंच से जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाया जा रहा है। कांग्रेस ने जातीय जनगणना का खेला नया दांव। कांग्रेस जातीय जनगणना को लेकर हुई मुखर। जातीय जनगणना के मुद्दे पर राहुल ने मांगी माफी। इंडी गठबंधन ने मोदी सरकार को घेरने के लिए एक नया दांव चला। जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा, हमने सर्वसम्मति से जाति आधारित जनगणना के ऊपर विचार किया, जिसमें सबका समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। जातिगत जनगणना के बाद विकास का एक नया रास्ता खुलेगा। कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी। याद रखिए, जब हम वादा करते हैं तो उसे तोड़ते नहीं। हमारी कास्ट सेंसस पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ और एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और यूनानिमसली लिया है। मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया। तो काफी खुशी की बात है। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका। कास्ट सेंसस साफ दिखा देगा कि हिंदुस्तान में लोग कितने हैं, कौन है, और हम वहां नहीं रुकेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं, धन किसके हाथ में है, धन कहां है, एसेट किसके हाथ में है। और फिर जैसे मैंने कहा, जो एक्सरे हमें, और मैं कहता हूं शायद इसमें मेरी भी गलती है, जो हमने पहले नहीं किया उसको अब हम पूरा करके दिखा देंगे, क्योंकि इस एक्सरे की जरूरत है। अगर हम नया का पैराडाइम चाहते हैं जहां सबको न्याय मिले, उसके लिए हमें कास्ट सेंसस करना ही होगा। जातीय जनगणना को लेकर एनडीए गठबंधन से भी उठ रहे सुर, लेकिन बीजेपी कास्ट सेंसस के पक्ष में नहीं है। जातीय जनगणना को लेकर जितनी मुखर इंडिया अलायंस दिख रही है, उतनी ही मुखर एनडीए के कुछ समर्थक भी दिख रहे हैं। कास्ट सेंसस को लेकर एनडीए के कई समर्थकों ने यह साफ कर दिया है कि जातीय जनगणना के वो पक्ष में। इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भाजपा ये साफ कर चुकी है वो कास्ट सेंसस के पक्ष में नहीं है। पीएम मोदी को हर मन से ये कहते सुना जा सकता है कि बीजेपी के लिए गरीब एक जाति है और गठबंधन गरीबों के साथ छल कर रहा है और समाज को कई जातियों में बांटने की कोशिश कर रहा है।
देखिए, अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है। एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। कुल मिलाकर सवाल यह उठ रहा है, आखिर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और गरीबी मुद्दा क्यों नहीं है इन इंडी अलायंस की किताब में। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि जनता के हक हकूक की बात कब होगी, कौन करेगा गरीब जनता की बात। आखिर राजनीति का स्तर जा किस ओर रहा है। नेशनल डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट। तो जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर से देश के अंदर एक अलग सी बहक छिड़ गई है और इधर देखिए जो इंडिया अलायंस है वो एक नई पिच तैयार कर रहा है जातीय जनगणना को लेकर। तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, उन सवालों की तरफ हम रुख करेंगे। उससे पहले हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। अभिनव जैन जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता। अनिल शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, सपा नेता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन में। सबसे पहले रुख हम कर लेते हैं, अभिनव जैन का रुख कर लेते हैं। अभिनव जी, देखिए इधर कास्ट सेंसस की जो मांग है एक बार फिर से जो कांग्रेस है वो मुखर हो गई है। अब वो कह रही है भैया कास्ट सेंसस कराया जाएगा और हम दबाव बनाएंगे, बीजेपी पर भी दबाव बनाएंगे कास्ट सेंसस को कराने को लेकर। और आपकी जो एनडीए गठबंधन में भी कई लोग ऐसे हैं जो कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं, लेकिन आप लोग कास्ट सेंसस के पक्ष में नहीं हैं। ये आपने सुना अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उन्होंने कई मंच से ये बात कहे भी चुके हैं कि हम गरीबों के पक्ष में, कास्ट सेंसस के पक्ष में नहीं है। तो किस तरह से सर देख रहे हैं आप लोग के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो पार्टी है जो आपके साथ जिसने अलायंस किया है वो आपसे फिर नहीं छिटक जाएगी? देखिए जो है बहुत दशकों बाद देश को एक ऐसी सरकार मिली है जिसने एक रुकी हुई प्रगति को, एक गड्ढे में गए हुए स्थिति को उबारने का काम किया है और प्रगति को दोबारा से प्रगति पे लाने का काम किया है मोदी सरकार ने। एक दशकों बाद जो है किस्मत भारत की जो है जागी है, यहाँ के नागरिकों की जागी है और अब फिर कुछ जो है हारे हुए लोग और थके हुए लोग जो है लालची महत्वाकांक्षी राजनीतिक रोटियां पकाने के लिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। ये कोई इसमें मेरे को कोई बहुत ज्यादा हैरत नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता जो है वो अब विकास की बात करना चाहती है, वो विकास की मुद्दों के ऊपर जो है सरकार को वोट देना चाहती है और ना सिर्फ इस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोगों की भकाई के अंदर आएगी, इस बात का पूर्ण विश्वास है। क्योंकि ये मोदी सरकार ने जितना काम किया है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे उनके लिए जो है ओबीसी के लिए स्कीम लाने की बात हो, योजनाएं लाने की बात हो, चाहे वो है गरीब तबके की बात हो, चाहे मुफ्त में राशन देने की बात हो, चाहे वो भारत आयुष्मान योजना के तहत गरीब लोगों का इलाज कराने की बात हो, हर तरह से जो शोषित हैं, दबे हुए पिछड़े लोग हैं, उनको आगे लाने का काम अगर कोई कर रहा है तो मोदी सरकार कर रही है। और जनता को इस बात की समझ है, वो समझ रहे हैं कि सिर्फ गलत तरह की प्रलोभन देने से, और जब ये सत्ता में थे इनको किसने रोका था कि इस तरह का सर्वे किया जाए, किसी ने रोका था। लेकिन ये बौखलाहट है, इनकी बौखलाहट है क्योंकि इनको लग रहा है कि भारत के अंदर चाहे वो G20 के माध्यम से प्रगति और भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति हो, चाहे वो स्थिति आपकी मल्टी मिलियन डॉलर की हो, चाहे वो स्थिति देश के अंदर जीडीपी ग्रोथ की हो, अब विपक्ष बुखला गया है। इसीलिए सब लोग इकट्ठे होकर, एक साथ होकर इन्होंने एक साथ डूबने का कार्यक्रम बनाया है, क्योंकि ये लोग जो है ये जानते हैं कि हम अब जो है एक साथ ठीक है सरकार और भारत की जनता ने एक साथ जवाब देगी। ठीक है अभिनव भाई। अनिल शर्मा जी, अब आपका रुख कर लेते हैं। अनिल भाई, यहाँ देखिए कास्ट सेंसस की बात राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो कह रहे थे कास्ट सेंसस कराएंगे, हम बीजेपी पर दबाव डालेंगे, लेकिन अब भाई जब तक सत्ता में रहेगी बीजेपी तो साफ साफ कह चुकी है
कि कास्ट सेंसस की वो पक्ष में नहीं है, तो आपका कितना दबाव डाल लेंगे आप? दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों ने एक नई पिच तैयार कर ली है कास्ट सेंसस को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर। आपको लग रहा है अब इस पिच पर हम खेलेंगे और इस बार जीतेंगे? मनीष जी, जी अनिल भाई। सबसे पहले तो मैं, आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी जी, बोले बोले बोले। चैनल पर बैठे हुए सभी साथियों को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, जिसमें एक बहुत बढ़िया बात कही कि ये सारे दल एक होकर एक साथ जनता को लूटने की तैयारी कर रहे हैं। जीडीपी की ग्रोथ से हमको चिढ़ है। जीडीपी कितनी बढ़ाई है आपने? गरीब की बात करते हैं, राशन देने से आप कितनी गरीब की मदद करेंगे? आप रोजगार दीजिए ना उनको। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कितने आपने कार्ड बने हैं और कितना लाभान्वित लोग वास्तव में हो रहे हैं, इसकी गणना भी बताइए। जनता विकास चाहती है, सत्यता है, जनता विकास की बात करना चाहती है, लेकिन 9.5 साल में वर्तमान की केंद्र सरकार में अगर विकास कहीं पैदा होता हुआ नजर आया हो या खेलता हुआ नजर आया हुआ या बड़ा होता हुआ नजर आया हो तो उसका व्याख्यान भी करें। ओबीसी की स्कीम लाने की बात हो तो कौन सा ओबीसी का भला किया है? ये तो इतना झूठ भी बोलते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पहले ओबीसी दिए गए हैं। भाई अगर ये पहले देश के ओबीसी प्रधानमंत्री तो एचडी देवेगौड़ा क्या थे? प्रधानमंत्री कहते हैं मैं गरीबों के पक्ष में हूं। ये गरीब वही है कि साहब गौतम अडानी अंबानी इसी टाइप के गरीब हैं क्या, जिनको लाभ पहुंचाने के लिए आपकी सरकार पल प्रतिपल लालायत है? जनता को लोग लुभावने वायदे करके 75 साल 75 वायदे, कभी गुजरात मॉडल देकर, लेकिन आपने कभी जनता का वास्तविक भला किया? रोजगार के नाम पर लोगों को छला, किसानों को धन दुगनी आमदनी दुगनी करने के नाम पर किसानों के साथ छलावा किया। 750 किसानों की हत्यारी सरकार। ये किस प्रकार की बात करते हैं समझ नहीं आता। ये अगर जाति जनगणना की बात है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मनीष जी देखिए, समय के अनुसार हर व्यक्ति हर बात की आवश्यकता होती है। अब ये कहते हैं कि सारे विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं लूट मचाने के लिए। एक छोटा सा सवाल भाजपा के प्रवक्ता महोदय से करना चाहूंगा। भाई अभिनव जी, आपकी पार्टी एक नारा देती थी, एक अकेला सब पर भारी, लेकिन आपकी जो टीम निकल कर आई वो 38 दलों का दलदल निकल कर सामने आया। 38 लोगों का ग्रुप है, यहाँ तो 26 पार्टियां हैं मात्र। और आपकी 38 लोगों की पार्टियां, क्या वो किस बात के लिए बनी है इतना बड़ा गठबंधन? क्या अकेले दम नहीं थी आप में सरकार बनाने की, जो इतना बड़े दलों को गठबंधन लेके चलने, जिसमें आपकी ही पार्टी के लोग आपका विरोध कर रहे हैं? जाति जनगणना की मांग अनुप्रिया पटेल जी ने, अपना दल के लोगों ने कही, आपकी खुद की पार्टी के विधायक सांसद कुछ लोग मांग कर रहे हैं। प्रदेश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। आपको मालूम होनी चाहिए, आपके बड़े कद्दावर नेता हैं। हकीकत यह है कि कांग्रेस ने अगर जातीय जनगणना की बात की है, इंडिया अलायंस ने अगर जातीय जनगणना की बात की है, तो क्या गलत किया है? ठीक है, जातीय जनगणना पहले भी हुई है और आज भी होनी चाहिए। ठीक है। धर्मेंद्र सिंह जी, यहाँ पर जातीय जनगणना की बात हो रही है, आप भी उसी के पक्ष में ही हैं, जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। लेकिन अब सवाल ये है सर, जनगणना जातीय के पक्षों में तो आप हैं, गरीबों के पक्ष में कौन है? अरे आप गरीबों की जनगणना करवा लीजिए कि कितने गरीब हैं, पता ही चल जाएगा कितने गरीब हैं। उनको इस हिसाब से आप लोग फिर जो भी चीज़ आप लोग को करनी है, जो सुविधाएं देनी है, वो सुविधा दे दीजिए। जातियों को बांट के, और अगर आपने जाति एक बार बांटने शुरू कर दी तो सर देश का माहौल वैसे ही एक बार इस तरह से खराब हो चुका है। और आपने देखा होगा, आप लोग सबकी पार्टियां जो है अब जातियों में ही बटी हैं। सुबह सपा एक अलग जाति की राजनीति कर रही है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी अलग जाति की राजनीति कर रही है, कांग्रेस अलग, आप अलग, सब अलग अलग जाति की राजनीति कर रहे हैं सर। देश अब बंटवारा नहीं चाहता है। देश ये चाहता है कि आप गरीबों की राजनीति कीजिए। आप गरीबों की आप लोग करवा लीजिए भाई, ये कितने गरीब हैं देश के अंदर,
और हम उस हिसाब से उन लोगों को सुविधा देंगे। कितने गरीबों को सुविधा मिल रही है, कितने को नहीं मिल रही, अच्छा लगेगा धर्मेंद्र भाई। लेकिन यहाँ तो आप लोग कास्ट लेकर आ रहे हैं। देखिए मनीष जी, ये सही है कि पूरे एशिया में ऑलमोस्ट जाति एक सच्चाई है, लेकिन जब बात गरीब की होती, पिछड़े की होती, अल्पसंख्यक की होती, दलित की होती है, तो बड़ा दुख होता है भारतीय जनता पार्टी का दोहरा मापदंड देख करके। प्रधानमंत्री जी, आप शायद याद हो, संसद में खड़े होकर के बताते हैं कि हमने फला फला जाति के इतने मंत्री बनाए, जिसमें इतने पिछड़े वर्ग से, इतने दलित वर्ग से। सर पूछा आप ही लोग ने तो था सवाल, ये पूछा किसने सवाल था? राहुल गांधी ने? नहीं, किसी ने सवाल नहीं पूछा। इंडिया अलायंस की, अरे लीजिए, आप ही ने ओबीसी की जब बात की थी तो बताना पड़ा ना उनको कि हाँ भैया अगर तुम बात कर रहे हो तो ये लो। देश का प्रधानमंत्री, हमारे मनीष जी बात पूरी, किसी ने पूछा नहीं था। देश का प्रधानमंत्री जातीय आधार पर संतुष्ट करने के लिए अपने मंत्रियों की जांच बताता है, तो जातीय जनगणना में उसको क्या दिक्कत हो रही है? अगर जातीय जनगणना हो जाए और सत्ता में यदि उन्होंने सही सही गरीबों का एम्पावरमेंट किया है, उनके हित में कोई योजनाएं ले आई है, उससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठा है, वो देश की मुख्य धारा में आ गए हैं, तो जातीय जनगणना हो जाए और उनका आर्थिक सर जातीय जनगणना, अच्छा ठीक है सर, फिर मेरा एक सवाल हो जाएगा सर। मैं ये कह रहा हूँ सर कि आप लोग जिस रिपोर्ट को लेकर इतना सब लोग उछल रहे हैं, बिहार की रिपोर्ट को लेकर उछल रहे हैं, अच्छा ये बताइए, बिहार की रिपोर्ट सामने आ गई है, आ गई सामने, इतने जाति, इतने ये, अब क्या हो रहा है वहाँ पर बिहार में? देखिए, दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। योजनाएं आरक्षण से लेकर के विभिन्न प्रकार की जो वेलफेयर की योजनाएं हैं, वो सेंटर भी लागू करता है, स्टेट भी लागू करती है। स्टेट, देखिए ये सब्जेक्ट है तो सेंटर का पूरे देश में, लेकिन अगर बिहार ने जनगणना कराई है तो किसी को क्या दिक्कत है? पूरे देश की जनगणना हो। अरे सर दिक्कत कुछ नहीं है, अब आपने बता तो दिया यादों की संख्या ज्यादा है, ठीक है, अब आप लोग कहते हैं भाई जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर यादों की संख्या ज्यादा है तो ऐसे में यादों की भागीदारी, हिस्सेदारी ज्यादा कर दी जाए वहाँ पे, यही है। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती? देश के आबादी, सर आपत्ति तो ही है धर्मेंद्र भाई, यही तो आपत्ति है कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी भागीदारी आप दे देंगे, तो यहाँ दिक्कत ही तो दिक्कत है, ठीक है। नहीं, क्यों दिक्कत है? दिक्कत उनको है जो दूसरों को हक मारना चाहते हैं, वो डरे बैठे सर, फिर हक तो आप लोग मार लेंगे ना, हक तो आप लोग मार लेंगे, आप लोग इस बात को, ठीक है। अनिल शर्मा जी, देखिए एक चीज है, धर्मेंद्र भाई कह रहे जी, इसको पॉजिटिव गेम सोचिए। इस देश में जिस भी चाहे जाति का, बिरादरी का, या हम करें गरीब अगड़े पिछड़े जो भी हैं, जो उनका आबादी का अनुपात है, उसके हिसाब से अवसर की उपलब्धता हो, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? नहीं, ठीक है। अनिल भाई एक चीज बताइए, अभी धर्मेंद्र भाई कह रहे हैं कि क्या नाम है, गरीब दलित पिछड़े, पता नहीं क्या क्या अभी उन्होंने कहा। पहली बात तो गरीब कोई जाति नहीं होता है, गरीब होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, ठीक है, उसको हम जाति से ना जोड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। गरीब है, ठीक, तो उसकी कोई ना जाति ना कोई धर्म होता है। हम सबका फर्ज बनता है कि उन्हें हम मुख्य धारा से जोड़ें, हम उन्हें ऐसी व्यवस्था दें ताकि वो गरीबी की जिंदगी से बाहर आ सके। तो ऐसे में सर अगर पीएम ये कह रहे हैं कि भाई हम गरीब जानते हैं, गरीबों को अगर मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो इसमें आप लोग को भी सही काम करेगा। आप लोग भी कहिए ठीक है जी, थोड़ा जला डाला तरीके से अच्छा भाई जो भी करे थोड़ा तुझको दे देता हूँ आदतों का, तो वो अपना तरीका होता है। जो मुखिया होता है उसके जिस दिन आप विचारधारा के ऊपर उसे काम करने के तरीके पर बाकी काम पता चल जाएगा अच्छा चलता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल तो रहा है। राजनीति में जो है वायर मीडिया देना पड़ता है। आप ये नहीं कि सख्ती से भी काम करो, सब चीज सही होनी चाहिए, कभी गलत काम भी करने पड़ते, लेकिन गलत उस सीमा तक हो जिससे आपको ये न लगे कि जनता का नुकसान हो रहा है। आपने अपने तरीके आर्थिक जो गणना है, मैं आपको बताऊं, राहुल जी ने कहा है, लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार में केदार सिंह फोनिया जैसे वरिष्ठतम नेता छूट गए। फोनिया खंडूरी के बाल सका होने के साथ ही वरिष्ठ नेता थे और यूपी में कल्याण सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री रहने के साथ ही उत्तरांचल की अंतरिम सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे। यही नहीं, जब कभी सीएम के दावेदार की बात आती थी तो उनके नाम की भी चर्चा होती थी। खंडूरी ने चमोली जिले से
राजेंद्र सिंह भंडारी को मंत्री बना दिया था। इसलिए क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए फोनिया को लेना उनके लिए कठिन था। फोनिया के यह अपेक्षा खंडूरी को बाद में महंगी पड़ी। असंतुष्टों ने बाद में जब खंडूरी के खिलाफ विद्रोह किया तब फोनिया सबसे अधिक मुखर रहे। उन्होंने खंडूरी को हटाने के लिए खुलकर मुहिम चलाई। भले ही खामियाजा फोनिया को 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी टिकट से वंचित होकर चुकाना पड़ा। खंडूरी सरकार ने विधिवत काम शुरू किया तो फिर उनको चुनाव लड़ने के लिए एक और सीट की तलाश शुरू हो गई, क्योंकि उस समय वो विधानसभा के नहीं लोकसभा के सदस्य थे। जब अपनी पार्टी के विधायक स्वेच्छा से खंडूरी के लिए अपनी सीट खाली करने के लिए तैयार नहीं हुए तो फिर कांग्रेस से विधायक तोड़ने की रणनीति बनाई गई और इसके लिए कांग्रेस के रिटायर्ड जनरल तेजपाल सिंह रावत को निशाने पर लिया गया। जनरल रावत उन दिनों अपने ही राजनीतिक गुरु सतपाल महाराज के षड्यंत्रों से दुखी थे, इसलिए वे बीजेपी के रणनीतिकारों के चुंगल में आ गए। 7 जून 2007 को तेजपाल सिंह रावत ने धुमाकोट सीट से इस्तीफा दे दिया और साथ ही कांग्रेस से भी इस्तीफा दिया और 9 जून 2007 को बीजेपी में शामिल हो गए। बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। आप दो योजना आपने बता दी जो ये चला भी रहे हैं, साथ में आपने ये भी बता दी 2 योजना इनकी चल रही है जो लोगों तक पहुंच रही है। अब मैं सर ऐसे ही एक किसान है, मैं आपको बता दूं किसानों के साथ तो हम लोग किसानों से ऐसे ही आपकी बात से याद आ गया कि किसान एक बोल रहा है, जो किसान ने उन्होंने हमें बताया, जो बताया मैं आपको बात बता रहा हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोगों के पास पैसे नहीं होते, लेकिन जब किसान निधि आती है तो चेहरे खिल उठते हैं, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ हमें बेहतर मिल जाता है तो चेहरे पीएम धामी ने भी पीएम मोदी के दौरे का लिया जायजा, कहा बजरी केदार के बाद अब इसमें भी मानस खंड का होगा विकास, फायदेमंद चीजें दी जा रही। हाँ ठीक है, आप बात उठा रहे हैं। आज हम ये चीज सही लगी कि आप गरीबों के मुद्दे को उठाइए अनिल भाई। अब यहाँ पर आप कास्ट सेंसस उठाएंगे, मैंने देखा राहुल गांधी की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े गौर से देख रहा के विरोध में महिला कांग्रेस उसमें सर सिर्फ कास्ट सेंसस का काम कहाँ है सर? अब लोगों के मुद्दे कहाँ हैं? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार कहाँ है? आप बताइए, आपके कितने नेता बात करते हैं? कोई बात नहीं करता। कभी कभार मूड किया तो बात कर ली, वरना कास्ट पर बीजेपी का पलटवार कहा नीति को लेकर कांग्रेस मचा रही है तो बात 6 महीने पहले ही तैयार हो गया था शराब नीति का। महिला आरक्षण बिल पर जब बात चली तो उसका हमने पुरजोर समर्थन किया। काशीपुर के टोल टैक्स मैनेजर पंकज दुबे का ऑडियो वायरल, ऑडियो में उठाने की कर रहा बात सरकार ने मुकदमा दर्ज होने के बाद उसमें जनरल के लिए आरक्षण है, SC/ST के लिए आरक्षण है, OBC के लिए कोई आरक्षण नहीं। यहाँ इस मुद्दे से बात शुरू होती है तो OBC की तरफदारी भी आप करना चाहते हैं और OBC को बिल्कुल स्वीकार भी रहे हैं। OBC और माइनॉरिटी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो आपने उनके लिए कोई स्थान नहीं रखा? क्या उनमें महिलाओं की आबादी नहीं है? आधी आबादी की बात करते हैं, आधी आबादी में से भी आधी से ज्यादा। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार। न्याय संगत बात है। यहाँ से पीएम मोदी के पिथौरागढ़ दौरे की धामी सरकार ने पूरी तैयारी की। सीएम धामी ने खुद पिथौरागढ़ पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ दौरे के दौरान आदि कैलाश, पार्वती कुंड, गुंजी और जागेश्वर धाम जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ जनसभा कुछ नहीं समझेगा सर, हम बता रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगा। अभिनव, राज्य की जनता भी प्रधानमंत्री अभिनव भाई अब जवाब भी दे दीजिए अनिल शर्मा जी का। देखिए, लेकिन एक सवाल ये भी है कि भाई ये लोग बार-बार अब तो आपके पार्टी के लोग जातीय जनगणना की बात कर तेजी से विस्तार, उनको कैसे शांत कराएंगे कि भाई आप लोग शांत? क्या वो पीएम मोदी को नहीं सुन रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? प्राथमिकता में कि भाई वो जातीय जनगणना के विरुद्ध, वो उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं, वो गरीबों के पक्ष में। देखिए, बात ये है कि यहाँ 2 मुद्दे हैं। तो हमारी इंटरनल पार्टी के या हमारे जो गठबंधन है वो लोग आपको उठाते हैं, वो हमारे अंदर की बात है, जाया जाएगा, करी जाएगी। लेकिन दूसरी बात जो है, जो इन्होंने हमारे प्रवक्ता यहाँ पर है, उन्होंने इतने टाइम के अंदर कोई एक भी बात उन्होंने ठोस नहीं करी।
हर्ष और खुशी का माहौल है। वो जब भी आते हैं तो उत्तराखंड के लोगों का जिस प्रकार उनके साथ जुड़ाव है, लगाव है और उनका भी इस देवभूमि से जो कर्म और उनका रिश्ता है, उसके कारण से हमेशा सब लोग उनका इंतजार करते हैं कि वो उत्तराखंड आए। और जिस प्रकार से आज उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद केदारखंड का चाहे ऑल वेदर 4 धाम रोडें हो, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ जी का पुनर्निर्माण हो, हेमकुंड केदारनाथ के रोपवे के शिलान्यास हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, हवाई अड्डे का विस्तार हो, ऋषिकेश एम्स का संचालन हो। अब उसी प्रकार से बाबा कैलाश की भूमि मानस खंड का भी विस्तार हो रहा है और उन्होंने अपनी प्राथमिकता में रखा। राज्य सरकार भी उसमें काम कर रही है और इन स्थानों पर आने से निश्चित रूप से ये विश्व के पर्यटन के क्षेत्र में, कहीं स्पिरिचुअल टूरिज्म के क्षेत्र में विश्व मानचित्र पर छाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं अपनी प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता की ओर से स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। योजना आई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने युद्ध स्तर पर कसरत शुरू कर दी है, जिसके तहत बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता दिल्ली से देहरादून आ रहे हैं। बता दें कि 2 दिन उत्तराखंड दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी पदाधिकारियों को जरूरी टिप्स दी। साथ ही बीजेपी महिला मोर्चा को भी कुछ अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। इन तमाम विषयों को लेकर एचएनएन ने बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल से खास बात। उज्ज्वला योजना के तहत आपको गैस मिलती है, आपको लाइट मिलती है, आपको जो है उसके साथ में अकाउंट मिलता है, उसके साथ आपको आर्थिक मदद मिलती है। सारी चीजें जुड़ी हुई है। आप देखेंगे अटल पेंशन योजना के रूप में देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन के और केंद्र सरकार के बड़े मंत्री लगातार जो है उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। 12 तारीख को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं। इन तमाम विषयों को लेकर पार्टी के हाईकमान के द्वारा उत्तराखंड का में आगमन होता है और यहाँ के नेताओं को मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इन तमाम विषयों की हम जानकारी लेंगे क्योंकि हमारे साथ इस समय HNN 24/7 पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल जी मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले आपसे जानने का प्रयास होगा, महिला मोर्चा की क्या भागीदारी रहेगी इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि 5 लोकसभा सीटों के लिए जो सम्मेलन अभी हुए हैं, 11 तारीख को टिहरी से शुरू हुआ ये सम्मेलन, क्या भागीदारी आप लोगों की सुनिश्चित हुई है? क्या जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हुई है? देखिए, भागीदारी तो कुल मिला के ये है कि 2024 का चुनाव हम फतह करें, 5 सीट हमारी जीत के यहाँ पर जाए। और आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में महिलाओं की भूमिका अहम रहती है और अधिक से अधिक महिलाएं हमारे मोदी जी को देश में फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं। तो निश्चित तौर पर महिलाएं बहुत उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। अभी 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में भी आए, सभी मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। महिला मोर्चा को क्या कोई निर्देश प्राप्त हुए? बट जाएगा, अगर कहीं यादव ज्यादा हो गए, कहीं यादव कम हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। होती रहती तो ऐसे में हमें भी समझना पड़ेगा और निर्देश यही होते हैं कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे सामने 24 का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत ये पैदा हो 24 का चुनाव हम बहुत अच्छे मतों से उत्तराखंड में विजय हासिल करें। इसी के लिए मंत्र देके हमारे अमित शाह जी गए हैं, जो गृह मंत्री हैं, और महिला मोर्चा को भी अहम भूमिका उसमें निभानी है, जैसे निभाती रही है। आगे भी और उत्साह से महिला मोर्चा चुनाव में काम करेगा और वैसे भी काम कर ही रहा है। मैम, लगातार संगठन के हाईकमान की तरफ से संगठन के और केंद्र सरकार के बड़े मंत्री उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान का उत्तराखंड आना हो, गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड आना हो, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष का आना हो, राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठक B सतीश भी इस बीच आए थे। क्या जो कोर कमेटी की बैठक लगभग 2 महीने के पहले हुई थी, जिसमें BL संतोष आए थे, 2 दिवसीय बैठक थी, उसमें क्या निर्देश प्राप्त हुए आप लोगों को? देखिए, कार्यक्रम निर्धारित होते हैं, वो संगठन के लिए भी होते हैं, मोर्चों के लिए भी होते हैं, और हमारे 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चों को कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं जो हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारा बूथ लेवल का जो सत्यापन है उसमें सभी लोग, पूरी पार्टी लगी हुई है, तो बूथ का हमारा सत्यापन चल रहा है। नारी शक्ति की बात जो है प्रधानमंत्री लगातार करते हैं, महिला आरक्षण बिल हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना को से महिलाओं को लाभान्वित करने की बात हो, गैस सिलेंडर के दाम सस्ते करने की बात हो, इन तमाम
तमाम चीज़ों को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रदेश में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में आपके ऊपर है, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। इन तमाम चीज़ों को जनता के बीच में कैसे लेके जाएंगी, उन दूर दराज की गाँव की महिलाओं तक कैसे केंद्र सरकार की नीतियों को आप समझाएंगी, या आपकी टीम काम करेगी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने नारी शक्ति बंधन बिल ला करके महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में, विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने का जो निर्णय लिया है, इसके लिए सभी मातृशक्ति पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड की मातृशक्ति भी उनकी आभारी है और धन्यवाद करती है। उसके अलावा महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं और उसका लाभ हमारी बहनों ने लिया है। हमारे यहाँ पे उज्ज्वला योजना है अभी, जिसमें आप ही बोल रहे हैं कि 200 रुपये गैस सिलेंडर में उन्होंने कम किए हैं बहुत। हमने उस पर भी कार्यक्रम किया, हमारे हर जिले और हर मंडल तक कार्यक्रम हुए हैं। बीजेपी के भीतर जो है तमाम अभियान इस बीच हमने देखे हैं पिछले 4 से 5 महीने के भीतर, चाहे वोटर चेतना अभियान हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से सेवा पखवाड़ा की बात हो, मिस्ड कॉल अभियान जो आपका चला, हर घर तिरंगा अभियान आपका चला, टिफिन बैठकों के लिए हाईकमान ने जोर दिया। महिला मोर्चा की क्या कुछ भागीदारी रही है इन तमाम अभियानों में? आयुष्मान कार्ड लोगों के लिए देखिए, वोटर चेतना अभियान में महिला मोर्चा ने पूरा कार्यक्रम किया है, रैली निकाली है। टिफिन बैठकें जो हुई हमारी 1 महीने तक लगातार, जुलाई के महीने में टिफिन बैठकें हुई हैं, हर मंडल स्तर पर हुई हैं और जिले में कई टिफिन बैठकें हुई हैं, जिसमें हमारी बहनों ने कम से कम 20,000 बहनों ने भागीदारी की। और पूरे महीने हमारे हर टिफिन बैठक में हमारे सांसद उसमें उपस्थित रहे हैं, मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहे हैं और हमारे मंत्री भी उपस्थित रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जिलों में। तो बहुत ही अच्छा वो कार्यक्रम था। उसके बाद जो अभी भू सशक्तिकरण का चल रहा है, उसमें भी हमारी बहनें हैं, वोटर चेतना में बहनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की है। हमारा जो ऑपरेशन करा लिए सर, ऐसा नहीं है सर, बहुत लोग करा रहे हैं सर, दिल्ली में सेवा पखवाड़ा चला है, उसमें हमारी बहनों ने लगातार, हम महिला मोर्चा के अलग से कार्यक्रम भी दिए गए थे, उन कार्यक्रमों को लेकर हमने अपने जिला और मंडल स्तर तक कार्यक्रम किए हैं। और मेरा देश मेरी माटी जो कार्यक्रम हुआ है, उसमें भी हमारी बहनों ने लगातार हिस्सेदारी की है। बात करने के लिए बहुत लेकिन बाद में वो पता नहीं फाइल आज आपको शायद आम आदमी पार्टी साथ में मिल गई है, वरना शीला दीक्षित की इतनी बड़ी फाइल 200 पन्नों की पता नहीं कहाँ है, वो चाहे वो गायब कर दिया उन्होंने, पता नहीं, बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। आज साथ में लगातार राष्ट्र का नाम रोशन हुआ है, उत्तराखंड का नाम रोशन हुआ है और 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद। सर कोई नहीं करता है, जातीय जनगणना की बात हो रही है, ठीक है। अनिल भाई, यहाँ भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सरकार की शराब नीति के विरोध में महिला महानगर एक बात में और ठीक है सर, 10 सेकंड जल्दी। महानगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष उर्मिला थापा ने कहा कि सरकार शराब नीति के तहत अब घर घर शराब पहुंचाने का काम कर रही है, जो कि बेहद जमाने में चाहे मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे, उनके दौर से जो शुरुआत हुई थी, चिदम्बरम जी रहे, चाहे सर कभी कभार तो सर बीजेपी की सर बीजेपी कहीं ना तो कुछ तो काम की होगी सर। अर्थव्यवस्था की बात आप कर रहे हैं सर, अर्थव्यवस्था की आप बात कर रहे हैं। कोरोना जैसे पेंडेमिक टाइम में भी आप लोगों को हर सुविधा दी गई, हम लोगों को हर सुविधा दी गई और हम लोग इस उसमें नहीं आए कि हम लोग एकदम से ब्लास्ट हो गए। ऐसा हो सकता है कि अगल वाला बगल को फ्री में दे देगा। जो मेरा लोग एक टाइम शाम को महिलाएं बहुत परेशान रहती इससे, सुबह से शाम तक आप उनको अधिकार दे रहे हैं कि आप सुबह से शाम तक शराब में मस्त रहिए, चाहे जिन परिस्थितियों में चेंज किया गया। एक और जहां कांग्रेस ने नई शराब नीति को लेकर सरकार का पुतला दहन किया, वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा मोतिया ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस शराब नीति को लेकर कांग्रेस हाय तौबा मचा रही है, उस शराब नीति का प्रस्ताव 6 महीने पहले ही तैयार किया जा चुका था और अब जब इसे धरातल पर उतारा जा रहा है तो कांग्रेस हो हल्ला कर रही है। आगे आशा सर आज सर हम इस बात का तो कम से कम गर्व कर लो आप कि आज भारत की स्थिति और देशों से ठीक ठाक है, ठीक है। अनिल शर्मा जी देखिए, सवाल ये है सर, कहाँ गई सर ये बेरोजगारी मुद्दा, कहाँ गया सर भ्रष्टाचारी मुद्दा? मतलब ये मान लिया जाए कि बेरोजगारी नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि अब तो आपके नेताओं के जुबान से इस तरह की बातें नहीं निकलती है।
उनके जुबान से निकल रही है ओबीसी, उनके जुबान से निकल रही है एसटी एससी, उनके जुबान से निकल रही है अति पिछड़ा या तो जातीय जनगणना। तो सर कहाँ है अब, मतलब जनता तो जनता के हक हकूक की बात तो कहीं हो ही नहीं रही है। ये जनता के हक हकूक की बात नहीं है जातीय जनगणना। जनता को उससे कुछ नहीं मिलेगा सर, खाना नहीं मिलेगा, पेट नहीं भरेगा। उनका पेट भरेगा सर जब आप लोग सही मुद्दे को उठाएंगे और सही चीजें होंगी तब जाकर पेट भरेगा सर जनता। कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के नेताओं को भेजे गए नोटिस और चालान प्रक्रिया के विरोध में राष्ट्रीय सचिव यूथ कांग्रेस दीजिए फिर कहा कि अगर बीजेपी और पीएम को बेवजह इतना ही डर लगता है तो क्या सवाल दौरे बंद करिए। आगे उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि बहुत सारे पर दबाव डालना, डर, बौखलाहट और लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है। इसके अलावा नोटिस वापस न लेने पर जिले, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक विरोध करने की चेतावनी दी। आवासीय योजना, छात्र भोजन सहाय योजना, जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना, आर्यभट्ट विज्ञान। देखिए पिथौरागढ़ में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आ रहे हैं, ऑनलाइन लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय आदेश पर पिथौरागढ़ राजीव युवा उत्थान योजना, उनको नोटिस देने का काम किया है, उन पर चालान छत्तीसगढ़ तेल धान्य विकास बोर्ड, उसका पुरजोर विरोध करते हैं। मरम्मत योजना, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति हक है, अधिकार प्राधिकरणों के विकेंद्रीकरण, किसानों की ऋण माफी और हम बहुत पहले से शक्कर कारखानों के फिलिंग प्लांट की स्थापना, उसमें गलत क्या है। हम गन्ना किसानों के न्याय योजना, करूं बेस अस्पताल में मरीजों को उसका फायदा मिले। हम कह रहे हैं कि भाई सड़कें आप नगर की वन विभाग से संबंधित 65 साल राज किया है सर आप, होने पे 65 साल राज योजना अगर ये बीजेपी के नेता कर गिना रहे हैं तो उनका 65 साल आपने राज किया है। लेकिन अब सवाल तो यही है ना कि आप सुनिए आप मेरी बात सुनिए। मैं अगर योजना गिनाना शुरू करूं जो कांग्रेस सरकार में आई है, जिनके बलबूते ये भाजपा के प्रवक्ता आज इतना चर्चा कर रहे हैं ना, पहले तो ये बताते हैं कि कितनी योजनाओं के नाम बदलकर ये अपने आपको प्रसादित की खुद की योजना ने सनातन धर्म पर किए जा कांग्रेस सरकार में जितनी भी योजना बनी उन्हीं के नाम बदलकर आज 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। आदि योगी महाराज के शिव अनुष्ठान के समापन यूपी सरकार ज्वालापुर स्थित होटल के सभागार में आयोजित संत समागम की आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना, देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी हम लोग के द्वारा लाई हुई सनातन किस योजना को गिना रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता। अच्छा सर, ये इंदिरा आवास योजना कहाँ कहाँ बनी है थोड़ा बताएंगे। कड़े परिश्रम और राजीव आवास योजना कहाँ कहाँ पर आपको नहीं पता ग्रामीण अंचल में, शहरी अंचल में सर कितना कहाँ बना, सर थोड़ा जानकारी दीजिए, दर्शक थोड़ा जान जाएंगे ना सर। कर्तव्य निभाते हुए धर्म और देश कौन सी जगह नहीं है, एक नाम बताइए आप। नहीं सर, हम तो जानना, हम तो एक नाम हमको बता दीजिए ताकि हमारी भी जो जनरल नॉलेज थोड़ी तेज हो जाए। कोई पूछेगा तो बताया तो जाएगा। सर कहाँ है राजीव गांधी आवास योजना, कहाँ धन से सनातन को समर्पित है। योगी जी इससे पूर्व एक अच्छे प्रॉपर्टी डीलर थे, बिजनेस का कार्य इनका था, अच्छा काम इनका था, लेकिन इनके मन में ये हुआ कि भाई नहीं छोड़ो इसको, बहुत काम हो गया, बहुत कमा लिया, बहुत हुआ। तो मैं वही कहूँगा, इन्होंने वही सोचा, दुनिया से हारा आया तेरे द्वार, यहाँ भी जो मैं हारा तो कहाँ जाऊँगा सरकार। तो इन्होंने सोमवार का उपवास रखा, तो आज जो अंतिम सोमवार है, आज आदि योगी जी ने हम सबको बुलाया और सब जो यहाँ पहुँचे और सबने भोजन किया, भंडारा हुआ है। और हम यही कहना चाहते हैं हमारा कामना है जो जिस इच्छा से उन्होंने व्रत रखे थे उनकी इच्छा पूर्ण हो, यही हमारा उनके ऊपर आशीर्वाद है। आ रहे धर्मेंद्र भाई, आ रहे हैं, ठीक है। हाँ। नहीं ना तो हमने गरीबों के हक की बात खत्म की है, ना बेरोजगार की बात खत्म की है, ना पुरानी पेंशन की बात खत्म की। आपने देख लीजिए जितनी भी योजनाएं हैं, दरअसल लंबे समय सारी योजना में हमने विभाग की बात को शिकायत मिल रही थी और इस वक्त भी हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, आपको याद हो। इसी को लेकर आज एक बार फिर परिवहन विभाग की ओर से अभियान चलाया, जिसके तहत स्कूल वाहनों में कागज और फर्स्ट एंड बॉक्स दलित नेताओं के बीच में अभियान की घोषणा, कमियों को पूरा करने के लिए समय। मैं तो बड़ा अचंभित हूँ, मैं आपसे ही नहीं, मैं तीनों पार्टियों से बड़ा अचंभित हूँ। देखिए मैंने गरीब की बात की है, लेकिन अभी तक एक आप लोगों ने नहीं बताया कि आपकी पार्टी की तरफ से एक ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिसमें गरीबों से मिले। आपने जोड़ दिया, आपने जाति का नाम जोड़ दिया, वैन के लिए, स्कूल के बसों के लिए, उन चीजों को भी हम चेक कर रहे हैं। गाड़ी किस कलर का है, पीले रंग का होना चाहिए, गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था है कि नहीं। जाति से क्यों जोड़ रहे हैं सर, वही तो मैं कह रहा हूँ, जाति से क्यों जोड़ रहे हैं। जो विंडो है, ग्रिल या जाल लगी है कि नहीं,
इन सब चीजों को हम लोग देख रहे हैं। तो गाड़ी का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग ड्राइवर का भी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस को चेक कर रहे हैं, उसके आधार कार्ड को भी चेक कर रहे हैं कि कहाँ का रहने वाला है। तो इससे क्या है, हमारे पास एक डेटा हो जाएगा, भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। और साथ ही साथ हम लोग जो फाइनल जो मेन जो है कि हम लोग ड्राइवरों की काउंसलिंग भी कर रहे हैं, ड्राइवरों को बता भी रहे हैं गाड़ी कैसे चलाना, ड्राइवरों को सब पता गाड़ी कैसे चलाना है, इनको याद दिला रहे हैं, उनको काउंसलिंग हो रहा है, बच्चों से करना है, ऐसा एश्योर करना है कि बच्चे सेफ हो, कोई किसी से छेड़खानी ना हो किसी तरह से, वो सब चीजें। इतनी नौकरी है, तो इसी चीजों को लेकर आज हम लोग वेरिफिकेशन ड्राइव चला रहे हैं। हाँ, देखिए देश के अंदर बहुत नौकरियां हैं, लेकिन आप दे देंगे, आप लोग इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि आप सरकार ने जो वायदा किया था 2 करोड़ सरकार तो नहीं कुछ कर पाई, जुमलेबाजी वाली सरकार है, आप लोग कहते हैं, हम भी मानते हैं इसे, लेकिन आप बताइए ना, आप लोग दे देंगे। नहीं, आप मानते हैं इस बात को कि जुमलेबाजों की सरकार है? अरे आप बोल दिए मान लिए, आप कह रहे हैं मान लिए, लेकिन आप बताइए आप दे देंगे। मुझे तो आपके नेता भी जुमलेबाज लगते हैं सर, मुझे तो आपके नेता भी जुमलेबाज लगते हैं। तो सर बोल तो दिया, हमने भी बोल दिया, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो गरीबों के साथ खेल नहीं है। जब दशहरा जैसा आप कह रहे हैं आप हर एक व्यक्ति को जॉब दे सकते हैं, घर के हर एक किसी व्यक्ति को जॉब देने की आप लोग रखते हैं, वादा रखते हैं, दे सकते हैं नौकरी। आगामी 24 अक्टूबर को दशहरा सरकारी नौकरी के अलावा मनरेगा नरेगा योजनाएं क्या रावण की प्रतिमा, मतलब आप पढ़े लिखों को मजदूर बना देंगे? फिट लंबी है। अरे भाई पढ़ा लिखा जिस योग्यता में रखता है उसको रोजगार दिया जाएगा, क्यों मैं रोज बेरोजगार बना देंगे? मजदूर बनाएंगे आप? क्यों मजदूर बनाएंगे? हम कोई नरेंद्र मोदी थोड़े हो रहे हैं पकौड़े तलिए आप के अनुसार बिजनेस लगा के 4 पकौड़े तलेगा सर तो कम से कम पैसे आ जाएंगे, लेकिन आप तो मजदूर ईटा सीधा उठवा देंगे, तैयार हुआ है, सीधे ईटा उठवाएंगे। उसके तहत 2 कार्यक्रमों को हरी झंडी मिल चुकी है। एक कार्यक्रम जो युवा महोत्सव था वो बीते रोज हुआ था, और दूसरा मेरे पीछे देखिए दशहरा को जब रामलीला होगा आगामी 24 अक्टूबर को, उसके लिए यहाँ पर भव्य रावण का प्रतिमा तैयार की गई है, क्या करते हैं? कारीगरों ने तैयार किया है। और परेड ग्राउंड में इस बार दशहरा महोत्सव करीब ये रावण जो है 131 फीट का रावण है, जिसका पुतला दहन किया जाएगा। और ऐसे ही 60 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी तैयार किए जा रहे हैं। दरअसल जो बन्नू बिरादरी है दशहरा कमेटी के प्रधान जो मुताबिक देश भर में इतनी ऊंचाई का रावण का पुतला नहीं बना है, कहीं भी नहीं बना। आपको मालूम हो, और इस बार देहरादून में 131 फीट का ये रावण होगा, जिसका जो मैंने पूछा उसका दहन किया जाएगा। वो अगर काम करते हैं और इस महोत्सव का आयोजन, दशहरा महोत्सव का आयोजन 24 अक्टूबर को होगा, तो वहाँ का काम करते होंगे। ये बन्नू बिरादरी की ओर से 76वां दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है, और प्रयास यही हो रहा है कि इस कार्यक्रम में बतौर मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रही है। देखिए कितना विशाल का ये रावण तैयार किया गया है, और फिलहाल कारीगरों के द्वारा इसे बनाकर तैयार किया जा चुका है, और 2-3 पुलिसकर्मी जो है लगातार इसकी देखरेख कर रहे हैं ताकि कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। तो इस बार ये भव्य दशहरा का आयोजन जो है देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा, और चूंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जब ये परेड ग्राउंड बनकर तैयार हुआ था, इसका नवीनीकरण हुआ था, सौंदर्यीकरण हुआ था, उसके बाद से कोई भी आयोजन यहाँ पर नहीं हुए। अभी सब जुमले पहला आयोजन बीते रोज युवा महोत्सव हुआ, और दूसरा आयोजन आगामी 24 अक्टूबर को होगा, जब यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रावण का पुतला दहन देखने के लिए पहुंचेंगे। अगर HN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। ये साथ ही मेरे जो प्रवक्ता है, इनकी सरकार ने इतना काम किया है, काशीपुर से एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर जनता के सामने जाते, टोल टैक्स क्यों मैनेजर इनको पंकज दुबे बैसाखी की दीपक जरूरत नाम पड़ के रही है? एक व्यक्ति क्यों से सारे पार्टियों के साथ गांव मिलकर ये और आसपास गए, की डर गए, क्यों ये डर रहे हैं? उठाने इनको जाना चाहिए, ये जनता के सामने जाना चाहिए। ये नहीं जा पा रहे हैं जनता के सामने, इनको शर्म आ रही है, और इनको शर्म इसलिए आ रही है वहीं ऑडियो वायरल को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश रह गई है, जिसके चलते इनकी योजनाएं जो छोटा सा फर्क देखिए, कार्रवाई की जो भाजपा सरकार की योजना होती है प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए इनकी योजना क्या थी
इंदिरा योजना, राजीव गांधी योजना, इनकी योजना नहीं है, ये परिवार का कॉर्पोरेट चलाते थे। ये इनकी योजना गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं होती थी, इनकी योजनाएं को फायदा पहुंचाने के लिए होती थी, एक परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए होती थी। इनका असलियत जनता जानती है। और ये कर ऐसा क्यों है? समाज में हर आदमी बदलने का काम आपने किया, आपके बताइए ऐसा कर रहे हैं। समझे दूर तक गाँव में सब जानते, कोई जानता कोई नहीं, लेकिन हो गया जब अयोध्या मंदिर नहीं बना था तो ये कहते थे, बार-बार जुमला लेते थे ये लोग, फोन उठा लेना, हम वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब जब इनको चलेगा कम से मंदिर नहीं बनाया, ना मंदिर बन चुका है, मंदिर हट गया तिगड़म लड़ाकर अपनी घटिया लेकिन फोन आता है रात में कि भैया मैं जो है रात के 1 बजे आपके पास आऊँगा और आप जो है तभी आपका टोल हम आगे चला पाएंगे, और नहीं तो नहीं चलने देंगे। और इसका 11 दिन का 15 दिन का जो डील का वेतन है वो भी उन्होंने नहीं दिया, और इनको जान से मार रात को 1 बजे उसी में पहुंचे के बाद खेल हो रहा है, हर जगह खेल है। ठीक है, ये और आज जो है 1.5 महीने के बाद देखिए ये 2 दिन पुरानी घटना है। इसमें एक धर्मेंद्र कुमार है जिनके द्वारा एक तहरीर दी गई कुंडा थाने में, जिसमें इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि टोल टैक्स पे जो मैनेजर हैं पंकज दुबे, इनके द्वारा इनको कॉल किया गया और इन्होंने इनके साथ काफ़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इनको गालियां भी दी, जान से मारने की धमकी भी दी, और साथ ही साथ महिलाओं को लेकर कुछ अलग से अभद्र टिप्पणियां की हैं। इसके संबंध में एक रिकॉर्डिंग उन्होंने उपलब्ध कराई, रिकॉर्डिंग को सुना गया और उसके आलोक में हमने एक मुकदमा 506 का ये टोल मैनेजर जो है पंकज दुबे इनके विरुद्ध लिखा है। इसमें ये जो रिकॉर्डिंग है इसकी हम लोग जाँच कराएंगे, इसकी परीक्षण करा के और इसमें जो सत्यता पाई जाती है उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बहुत बड़ी योजना थी दुबे इसने बैरिकेड लगवाए थे, हम बैरिकेड पे हम लड़के काम करते थे। हमने इससे अपने सैलरी के लिए बोला तो ये बोलता मैं गाँव की औरत उठा के लाओ और वरना काम से हटा दूंगा। मैं बोला रात को 1 बजे आऊँगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, इसकी मैं रिकॉर्डिंग कर रखी है, मैंने पुलिस को सौंप दी रिकॉर्डिंग और हमने इसका भी तहरीर दी है और इसने हमें काम से हटा दिया, ना हमारे सैलरी दे रहा है और ना ही हमें कोई धमका रहा है कि हम आपके खिलाफ मुकदमा कर देंगे, आपको जान से मार देंगे। हमने चुनाव घोषणा किया था कि हम अपने बच्चियों को इंटर पास करने के बाद बच्चियों को 20,000 रुपए देंगे आगे पढ़ाई के लिए। लैपटॉप योजना लेके आए, वही लैपटॉप रहा कोरोना काल में लोगों को पढ़ाई हो पाई बच्चों की, पूरी दुनिया से कनेक्ट रहे, नहीं तो लोग अवसाद में आ जाते। हम थे तो हमने एक सामाजिक गारंटी के लिए समाजवादी पेंशन योजना लाद की, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, उनको महिलाओं के नाम पर परिवार को चलाने के लिए समाजवादी पेंशन दी। गांव के विकास के लिए लोहिया ग्राम विकास योजना लेके आए, गांव के विकास के लिए जनेश्वर मिश्रा ग्राम लेके आए, जिसमें चारों तरफ सड़कें बन जाती, कनेक्ट हो जाता था, 40 लाख तक की सड़कें बनती थी गाँव के अंदर। समाजवाद उसमें लोहिया ग्राम में हम सड़क भी बनाते थे, सारे राजमार्ग बनाते थे जो जोड़ते जिला मार्ग थे, और उसके अलावा सारे लोगों को नहीं हमारी बातें सुनने में क्या जो एक तरफा नहीं तो आवाज गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। जिसमें लोन पूरी तरह जो है मुफ्त था, उनको 1 पैसा लोन का नहीं देना पड़ता था। ठीक है सर, योजना आपने बताई, समय कम है ना धर्मेंद्र भाई, आपने भी योजना में बता दी, लेकिन उसके बावजूद इस योजना का लाभ किसको मिला अभी हम भी नहीं जानते। फिलहाल ठीक कोई बात नहीं, अब ये बताइए उसके बाद 2 बार चर्चा से क्यों आपको बेदखल कर दिया? वही तो मैं बता रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ, सेकंड मौका दे हम अपनी बातें। हाँ तो जो ट्रामा सेंटर है महिलाओं के सम्मान के लिए और डायल 100 लाख और एक्सप्रेस वे बनाए, एक्सप्रेस वे बगल मंडी और कोल्ड स्टोरेज का प्रावधान किया जो बंद कर दिया। उनको सुबह तड़के 4:30 बजे बैठकी दी जाती है, उन्हें 9 बजे नाश्ता और शाम 7 बजे रात का खाना भी मिलता है। 24 घंटे उनकी सेवा में भारतीय सेना के 5 जवान लगे रहते हैं। उनका बिस्तर लगाया जाता है, उनके जूतों की बाकायदा पॉलिश होती है और यूनिफॉर्म भी प्रेस की जाती है। इतनी आराम तलब जिंदगी है बाबा जसवंत सिंह रावत की। लेकिन आपको ये जानकर अजीब लगेगा
कि वे इस दुनिया में नहीं हैं। राइफलमैन जसवंत सिंह। पाकिस्तान आपके कश्मीर के अंदर धारा 170 हटा और क्या स्थिति है, रोज आतंकवादी मुठभेड़ हो रही है, हमारे सुरक्षा बल जान दे रहे हैं, एक दिन भी शांति नहीं ला पाए। पाकिस्तान थोड़ी चाइना ने कितनी जमीन कब्जा कर ली उसमें, क्योंकि राष्ट्र सर ये चाइना का मामला जो राहुल गांधी ने छेड़ा है राहुल गांधी वो सबूत जो है वो एक दिन मांगेगी बीजेपी, चुनाव होने दीजिए फिर बीजेपी मांगेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।